हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, नीट 2026 के लिए जो 50 डेज का क्रैश कोर्स है, इसमें हम डे 5 में पहुंच चुके हैं। डे 1 पे हम लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को डिस्कस किया था। डे 2 में आपका टेस्ट हुआ फुल सिलेबस का। डे 3 में बायोमोलिक्यूल को हमने रिवाइज किया। डे 4 में फिर आपका टेस्ट हुआ। डे 5 में हम अगले चैप्टर पे चल रहे हैं, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्रैश कोर्स को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में आप इसे लखनऊ में गंगवार इंस्टीट्यूट में आके ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन मोड के लिए आप गंगवार इंस्टीट्यूट के ऐप पर जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है डे 5 में, दिस इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। 2 से 4 सवाल आपके नीट में यहां से पूछे जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें हमारे पास टॉपिक है सेल साइकिल। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, एम फेज यानी माइटोसिस के बारे में, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मियोसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो ये हमारे टॉपिक हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। तो सेल साइकिल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म, या हम अपनी बात करें तो हम कैसे बने। तो देखो, एक स्पर्म और एक एग सेल, फादर का स्पर्म मदर की एग सेल फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और जाइगोट हमारे जीवन की पहली सेल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीवन की पहली सेल जाइगोट है, यानी हमारा जीवन एक सेल से शुरू होता है। तो फिर आज हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल कैसे बन गई, देखिए। तो जाइगोट में क्लीवेज हुआ, सेल डिवीजन, और इससे 2 सेल बनी, 2 से फिर 4 सेल बनी, 4 से 8 सेल, 8 से 16, 32, 64, और इस तरीके से सेल का नंबर बढ़ता गया और ऑर्गेनिज्म यानी हम सब बन गए। यानी एक सेल से हमारा जीवन शुरू हुआ, और उस सेल में लगातार सेल डिवीजन होने से, ग्रोथ होने से हमारी पूरी बॉडी विकसित हो गई। यह सब सेल साइकिल और सेल डिवीजन की वजह से ही पॉसिबल हुआ, जो हमारे चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब सिंपली आप ये समझिए कि एक पेरेंटल सेल है और वो डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाती है। आप इसे ग्रोथ भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर या इंक्रीज इन मास, तो इंक्रीज इन नंबर। आप इसे रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये अमीबा है तो अमीबा डिवाइड करके, बाइनरी फिशन करके 2 डॉटर बना रहा है, और आप इसे मल्टीप्लीकेशन भी कह सकते हैं। सेल साइकिल का मतलब क्या है? सेल साइकिल का मतलब 3 घटनाएं, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ यानी सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। इन तीनों घटनाओं को मिला के हम सेल साइकिल कहते हैं। द सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन इज नोन एज सेल साइकिल। ये जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है, यानी साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ती है लेकिन डीएनए का अमाउंट नहीं बढ़ता है। जैसे हमारी सेल में 46 क्रोमोसोम है और डीएनए मान लेते हैं 4 पिकोग्राम है। तो जब सेल की ग्रोथ होगी, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ जब होगी, तो साइटोप्लाज्म तो बढ़ेगा लेकिन क्रोमोसोम का नंबर या डीएनए के अमाउंट में कोई चेंज नहीं होगा। जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। जब सेल डिवीजन होगा तो 2 सेल का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा, और दोनों सेल में जो क्रोमोसोम है 46 जाएंगे, और डीएनए का जो अमाउंट है 8 पिकोग्राम, ये 4 पिकोग्राम दोनों डॉटर में जाएगा। कैसे, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी इवेंट है सेल साइकिल में, चाहे वो सेल की ग्रोथ हो, डीएनए रेप्लिकेशन हो या सेल डिवीजन, दीज आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। तो ऑल द इवेंट इन द सेल साइकिल आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। सेल साइकिल को 2 बेसिक फेज में हम लोग डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड इंटरफेज एंड सेकेंड इज कॉल्ड एम फेज या माइटोसिस। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, लेकिन सेल रेस्ट नहीं कर रही है, सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। तो ये रेस्टिंग फेज केवल नाम है, लेकिन सेल रेस्ट नहीं कर रही है। दिस इंटरफेज इज द इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। 2 लगातार एम फेजेस के बीच का जो समय होता है, देखो, इंटरफेज, एम फेज, इंटरफेज, एम फेज, इंटरफेज, एम फेज, ऐसे सेल साइकिल चलती रहती है। तो इंटरफेज 2 एम फेजेस के बीच का टाइम हो। एम फेज की बात करें, दिस इज फेज ऑफ एक्चुअल सेल डिवीजन। एम फेज या माइटोसिस वो समय है जब सेल एक्चुअली डिवाइड करती है, ये एम फेज है। यहां पर सेल एक्चुअली डिवाइड करके 2 डॉटर का फॉर्मेशन कर देती है। ड्यूरिंग इंटरफेज सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर सेल डिवीजन। भले ही हम इसको रेस्टिंग फेज कह रहे हैं,
लेकिन यहां पर सेल तैयारी कर रही डिवीजन करने के लिए, सेल आराम नहीं कर रही है। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल की ड्यूरेशन सेल टू सेल एंड ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरिएबल है। जैसे ह्यूमन सेल के लिए कल्चर में 24 घंटे की सेल साइकिल, ईस्ट के लिए 90 मिनट यानी 1.5 घंटे की, और ई कोलाई 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है। 18 मिनट ई कोलाई में रेप्लिकेशन का टाइम होता है। द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इज वेरिएबल फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। अब सेल साइकिल अगर हम इंटरफेस सेल साइकिल ह्यूमन के लिए अगर हम देखें 24 घंटे की, तो इसमें इंटरफेस 95% टाइम यानी 23 घंटे कंज्यूम कर लेता है। जो एम फेज है बाकी 5% समय या 1 घंटे में करीब पूरा होता है। यानी आप देखो सेल डिवीजन जो एक्चुअल है वो आखिरी के 1 घंटे में हो रहा है। 5% टाइम, ज्यादातर टाइम कहां लग रहा है? तैयारी में। आप जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप ये इंटरफेज है, जिस दिन आप एग्जाम देंगे वो एम फेज होगा। तो एम फेज तो बहुत कम समय के लिए आता है। अब इंटरफेज जैसे आप तैयारी करें तो आपसे कोई कहे आप आराम कर रहे हो क्या? नहीं, आप तैयारी कर रहे हो। अब इंटरफेज में 3 फिर से फेजेस होती, सब फेजेस, G1 गैप 1 फेज, S सिंथेसिस फेज एंड गैप 2 यानी G2 फेज। एम फेज में 2 फर्दर फेजेस होती, कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। सेल साइकिल को अगर हम देखें तो देखो G1 SG2 हो गया इंटरफेज और ये हो गया एम फेज। तो G1 SG2 M ये एक सीक्वेंस बन गया। फिर M को फिर डिवाइड करो तो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो G1 SG2 ये इंटरफेज हो गया, साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस ये एम फेज हो गया। तो अलग अलग तरीके से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, सीक्वेंस आप ध्यान रखोगे। अब ये यहां पर आपको सेल साइकिल दिखाई गई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये इंटरफेज जो ज्यादा समय ले रहा है और ये एम फेज आपको दिखा रहा है कम समय वाला। जो इंटरफेज है इसमें 3 फेजेस आपको दिखाई गई, ये G1 फेज, ये S फेज और ये G2 फेज आपको दिखाई गई है। और क्लॉकवाइज हमेशा चलना है साइकिल में, ठीक है। एम फेज में देखो पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस। कैरियो में फर्दर 4 फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और कभी कभी जो सेल होती है वो सेल साइकिल से एग्जिट कर जाती G1 फेज में और एक इनएक्टिव फेज में जाती, जिसे G0 फेज या क्विसेंट स्टेज के नाम से जाना जाता है। एम फेज में पहले कैरियोकाइनेसिस होती है फिर साइटोकाइनेसिस, यानी पहले न्यूक्लियर डिवीजन 4 फेजेस के थ्रू होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, और उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। इंटरफेज में जो 3 फेजेस हैं G1 SG2 उनकी बात करते हैं। G1 को गैप 1 फेज कहते हैं और ये M और S के बीच में आता है। M और S के बीच में देखिए, अगर हम बात करते हैं G1 के बीच में, है ना, G1 के बारे में, तो आप देखो कि ये M और S के बीच की स्टेज। आरएनए एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन, ये बात एनसीईआरटी ने समरी में लिखी हुई है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन G1 SG2 M इस तरीके से चलता है। तो आप देखो G1 इज द गैप बिटवीन M एंड S फेज, जबकि G2 इज द फेज बिटवीन S एंड M फेज, ये भी ध्यान रखिएगा। एस और सिंथेसिस फेज बहुत पूछा जाता है। इस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन होता है न्यूक्लियस में, और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म में। लेकिन सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन सेंट्रियोल एनिमल सेल में पाया था, जनरली प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। हमने बात की थी इस बारे में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। अब यहां देखो आप G1 फेज में अगर डीएनए का जो अमाउंट है बेटा वो 2C है, क्रोमोसोम का नंबर 2n यानी 46 है ह्यूमन सेल के लिए, और ये आपको यहां पर सेंट्रोसोम या 2 सेंट्रियोल दिखाए गए हैं। इस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन भी हो रहा है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा है। 2 सेंट्रियोल थे 4 हो गए। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो गया, यानी यहां 2C था और यहां पर बढ़ के 4C हो गया। लेकिन क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है एस फेज के दौरान। देखो पहले भी 2n था, बाद में भी 2n है, पहले भी 46 था, बाद में भी 46 है। तो ये बहुत पूछा जाता है। एस फेज के दौरान डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। बहुत बहुत पूछा गया ये। G2 या गैप 2 फेज, आरएनए एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, और G0 फेज कभी कभी सेल G1 फेज से एग्जिट कर जाते हैं, जिसे G0 या क्वेसेंट स्टेज कहते हैं। सेल्स दैट डू नॉट फर्दर डिवाइड, जैसे हार्ट सेल, मसल सेल, एग्जिट सेल साइकिल एट G1
टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज नोन एज जी नॉट। इसको भी इनएक्टिव कह रहे हैं, लेकिन सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव। अब हार्ट सेल देखो आप, हार्ट सेल से एक्टिव कौन सेल होगी, हमेशा काम करती है 24/7। ये कभी रेस्ट नहीं करते, जिस दिन ये रेस्ट करेंगे उस दिन हम रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो क्विसेंट स्टेज है इसे इनएक्टिव स्टेज करें, लेकिन यहां पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं और वो वापस लौट सकती हैं, सेल की रिक्वायरमेंट के आधार पे फर्दर डिवाइड कर भी सकती हैं। माइटोसिस, माइटोसिस को एम फेज या माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। और प्लांट में माइटोसिस डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों सेल में हो सकता है। कुछ सोशल इंसेक्ट में भी ऐसा होता है, लोअर प्लांट में ऐसा होता है। और माइटोसिस में अगर 2n है पेरेंट सेल, तो दो डॉटर जो बनेंगी दोनों 2n होंगी। अगर n में माइटोसिस हो रही तो दो सेल बनेंगी, दोनों में n होगा। यानी माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल और डॉटर सेल में सेम होता है, पेरेंट और डॉटर सेल में सेम होता है, इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, लाइफ टाइम इनडिटर्मिनेट या अनलिमिटेड ग्रोथ। और इसका कारण है यहां पर मेरिस्टम, एपिकल और लेटरल मेरिस्टम पाए जाते हैं, जिससे अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं। एनिमल की बात करें तो एनिमल में जनरली माइटोसिस डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में ही होती है, लेकिन मेल हनी बी जिन्हें आप ड्रोन्स कहते हैं उनमें हैप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस होती है। और ये आप जेनेटिक्स में आगे पढ़ेंगे, अगले ही चैप्टर में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। एम फेज की शुरुआत करते हैं यहां पर। तो सेल साइकिल में हमें पता है कि इंटरफेज और एम फेज है। एम फेज को ही माइटोसिस कहते हैं, जिसमें पहले कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद साइटोकाइनेसिस आती है। और जो कैरियोकाइनेसिस होती है बेटा, इसमें 4 फर्दर फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब यहां पर देखो आप, ये पेरेंटल सेल है जिसमें हमने ये मान लिया है कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी 46 क्रोमोसोम है और 8 पिकोग्राम डीएनए। माइटोसिस के बाद आप देखो दो डॉटर बनी, दोनों में क्रोमोसोम का नंबर 46 है। पेरेंट में जितने क्रोमोसोम है डॉटर में उतने ही क्रोमोसोम है, इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, असर्शन टाइप क्वेश्चन। डीएनए का अमाउंट पेरेंट में आप देखो 8 पिकोग्राम है और दोनों डॉटर में डिवाइड हो गया आधा आधा। तो डीएनए का अमाउंट बराबर डिवाइड हो गया, क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट है। अब कैरियोकाइनेसिस से हम शुरू करते हैं माइटोसिस की, जिसे न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। और कन्वीनियंस के लिए कैरियोकाइनेसिस को 4 फर्दर फेजेस में डिवाइड कर दिया गया, फॉर द कन्वीनियंस, आसानी के लिए। प्रोफेज की बात करते हैं। तो प्रोफेज में हम कहां से आ रहे हैं जरा सोचते हैं। प्रोफेज में हम आ रहे हैं G2 से, इंटरफेज से। और वहां पर जो क्रोमोसोम है वो इनडिस्टिंक्ट क्रोमेटिन के फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो प्रोफेज में जब आएंगे तो क्या होगा, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, यानी जो क्रोमेटिन है इंटरफेज में वो अब कंडेंस होकर क्रोमोसोम को बनाना शुरू कर देगा। और क्रोमोसोम यहां पर आपको नजर आने लगेंगे। एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड आपको नजर आएंगी और दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा जुड़ी होंगी। सेंट्रोमियर के सरफेस पे दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिन्हें काइनेटोकोर कहते हैं। डे 1 सेल में हम बात कर चुके इस बारे में। और यहां पर क्रोमोसोम की आर्म आपको दिखाई दे रही है और ये दो सिस्टर क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं। दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। अब ये एक सेल आपको दिखाई गई, इस सेल में हमने मान लिया है कि 2n नंबर यानी डिप्लॉयड नंबर 4 है, 4 क्रोमोसोम यहां पर। सेंट्रोमियर की अगर हम बात करें तो सेंट्रोमियर से आप देखो कि जो क्रोमेटिड आपस में जुड़ी हुई है। सेंट्रियोल आप देखो तो 4 सेंट्रियोल या 2 सेंट्रोसोम यहां पर हैं और ये सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, यानी 2 सेंट्रियोल इस पोल पे गए और 2 सेंट्रियोल इस पोल पे गए। तो यानी प्रोफेज में एक और घटना हुई, सेंट्रियोल मूव टू द अपोजिट पोल और ये रेडिएट होके माइक्रोट्यूब्यूल बनाने लगते हैं, क्योंकि सेंट्रियोल बने तो माइक्रोट्यूब्यूल से ही, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल को रेडिएट करने लगते हैं एस्टर के फॉर्म में, है ना। ये देखो एस्टर के फॉर्म में, तो यहां पर एस्टर फॉर्मेशन भी होता है प्रोफेज में। अभी डे 4 में जो आपने टेस्ट दिया था उसमें भी सवाल पूछा गया था। तो यहां पर न्यूक्लियर एनवेलप आपको दिखाई गई, ये सेल मेम्ब्रेन आपको दिखाई गई, है ना। और एस्टर के द्वारा यहां पर माइटोटिक एपरेटस या स्पिंडल एपरेटस का फॉर्मेशन होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल यहां पर दिखाई दे रहा है। सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल, प्रोफेज में सब सवाल पूछे जाते हैं।
एट द एंड ऑफ प्रोफेज यानी लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, जीबी डिसअपियर, ये चार चीजें गायब हो जाती हैं। और जरा सोचो, न्यूक्लियर एनवेलप अगर टूटेगी तो क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में बिखर जाएंगे। अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का जो बंटवारा था वो खत्म हो जाएगा। तो मेटाफेज में क्या होता है? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, जब पूरी तरीके से टूट जाएगी ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, मार्क द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। हम कैसे माने कि मेटाफेज की शुरुआत हो रही है? तो मेटाफेज की शुरुआत हम मानते हैं कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, और जब न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से टूट जाएगी तो क्रोमोसोम आर स्प्रेड इनटू साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम डिस्पर्स हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय मेटाफेज। इस स्टेज में आने तक क्रोमोसोम का जो कंडेंसेशन वो पूरा हो चुका है। एंड मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का शेप, साइज, नंबर देखने के लिए सबसे बढ़िया स्टेज है। और अगर क्रोमोसोम के शेप की बात करें तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर चार तरह के आपने पढ़े हैं: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। अब सारे क्रोमोसोम यहां पर आप देखो तो इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं मेटाफेज में, जिसे मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं। और अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर आके काइनेटोकोर के साथ में अटैच हो रहे हैं। यानी एक क्रोमोसोम दोनों पोल से अटैच हो रहा है। यानी एक क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड अपने काइनेटोकोर के द्वारा एक पोल से, और इसकी जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये अपने काइनेटोकोर के द्वारा दूसरे पोल से अटैच है। यानी हर क्रोमोसोम दोनों पोल से अटैच हो गए। अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोमेटिक इक्वेटर, मेटाफेज। काइनेटोकोर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर। अब आ गए एनाफेज में। एनाफेज में क्या होता है? साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। जो यहां पर क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज से सबके सेंट्रोमियर एक साथ टूट जाएंगे, और सेंट्रोमियर ने सिस्टर क्रोमेटिड को होल्ड कर रखा था। जब ये टूट जाएंगे और ये रस्सी की तरह इनको खींचेंगे जो स्पिंडल फाइबर है, तो ये दोनों क्रोमेटिड अपोजिट पोल पे चली जाएंगी। बहुत पूछा जाता है ये। यानी क्रोमेटिड फ्यूचर क्रोमोसोम जिनको आप कहेंगे, मूव टू अपोजिट पोल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटिड जब अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे तो इनका जो सेंट्रोमियर है वो लीडिंग एज बनाएगा, आगे की तरफ पोल की तरफ रहेगा। और जो आर्म्स है वो ट्रेलिंग बिहाइंड मतलब पीछे की तरफ रहेंगे। यहां भी देखो सेंट्रोमियर आगे की तरफ है और आर्म पीछे की तरफ है। टीलोफेज में, टीलोफेज में प्रोफेज का उल्टा होगा। प्रोफेज में क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है, टीलोफेज में क्रोमोसोम डीकंडेंस होकर क्रोमेटिन बनाता है। तो डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। और जब क्रोमोसोम डीकंडेंस हो गया तो अपनी इंडिविजुअलिटी खो देगा, यानी अब उसकी पहचान खत्म। क्रोमोसोम लूज देयर आइडेंटिटी। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, जीबी प्रोफेज में डिसअपियर हुए थे, यहां पर फिर से आ जाएंगे, रीअपियर। और जब ये रीअपियर हो जाएंगे न्यूक्लियर में तो दोनों पोल पे जो क्रोमेटिन है उस क्रोमेटिन के चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन हो जाएगा और दो न्यूक्लियाई बन गए। मतलब न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। लेकिन अभी सेल तो एक ही है, न्यूक्लियाई दो बन गए तो कैरियोकाइनेसिस पूरा हुआ। अभी माइटोसिस पूरी नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है, साइटोकाइनेसिस। दिस इज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस फरो फॉर्मेशन के द्वारा होती है और प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन। अंतर क्यों है? प्लांट सेल में सेल वॉल होती जो इनएक्सटेंसिबल है, जिसमें खिंचाव नहीं होता है, और इसलिए वहां पर सेल प्लेट बनती है। एनिमल में फरो फॉर्मेशन होता है सेल मेम्ब्रेन में। ये देखो एनिमल सेल है और फरो पेरिफेरी से बनना शुरू होती है और सेंटर की तरफ जाती है। तो फरो फॉर्मेशन पेरिफेरी टू सेंटर, और आप देखो दो सेल बन गए यहां पर, दोनों का साइटोप्लाज्म भी बांट दिया गया और यहां पर दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। प्लांट सेल में सेल वॉल है जो कि इनएक्सटेंसिबल है, इसलिए फरो नहीं बन सकती। यहां पर सेल प्लेट बीच में बनना शुरू होती सेंटर में, और ये फिर पेरिफेरी की तरफ मूव करती है ना, और ये सेंटर टू पेरिफेरी जा रही है। और ये सेल प्लेट फ्यूचर में मिडिल लैमिला को रिप्रेजेंट करता है, चैप्टर 8 सेल। और मिडिल लैमिला जो होता है वो मेनली कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, और इस मिडिल लैमिला के द्वारा दो पड़ोसी सेल जुड़ी रहती हैं। देखो दो पड़ोसी सेल बन गई। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कैरियोकाइनेसिस तो हो जाती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। तो अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस ना हो तो एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अपीयर होती है जिसे सिंसाइसियम कहते हैं। जैसे लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, नारियल पानी जो आप पीते हैं वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है।
एंड स्केलेटल मसल सेल जो हमारे स्केलेटल मसल के अंदर होता है वो भी सिंसाइसियम का एग्जाम्पल है। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। क्या माइटोसिस का फायदा है? माइटोसिस का फायदा है ग्रोथ। आप सोचो कि जाइगोट से हमारा जीवन शुरू हुआ एक सेल से, और आज हमारी सेल बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल हैं, तो ये कैसे बनी? माइटोसिस के द्वारा। तो माइटोसिस का पहला जो सिग्निफिकेंस है वो ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, रिपेयरिंग एंड रिप्लेसमेंट, रिपेयरिंग, रीजनरेशन, रिप्लेसमेंट भी माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है। रिप्लेसमेंट कहाँ का होता है? ब्लड सेल। जैसे हमारी आरबीसी हैं, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, उसके बाद उनको इस स्प्लीन में मार दिया जाता है। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, और उसके बाद नई सेल बोन मैरो से बनती। कैसे? माइटोसिस। अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस ऑफ स्किन, हमारी स्किन की ऊपरी लेयर छूटती रहती, सेल डैमेज होती रहती, नई सेल बनती। कैसे? माइटोसिस से। इनर लाइनिंग ऑफ द गट, एलिमेंट्री कैनाल, खाना एलिमेंट्री कैनाल की इनर लाइनिंग को छीलता हुआ चलता है, सेल डैमेज होती, नई सेल बनती। कैसे? माइटोसिस से। ठीक है, अब यहां पर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी बताया गया एनसीईआरटी में। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म यानी एन अपॉन सी रेशियो। जैसे एन हमने यहां 2 पिकोग्राम मान लिया और सी 4 पिकोग्राम, तो ये आया 0.5। और जब सेल ग्रोथ करती है तो इससे साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ती है, डीएनए की मात्रा नहीं बढ़ती। तो आप देखो साइटोप्लाज्म बढ़ गया, बढ़ के 8 हो गया, यानी जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कम हो गया। और इस रेशियो को सेल फिर से मेंटेन करने के लिए डिवाइड करती है। तो सेल डिवाइड करने का पर्पज अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को, यानी N/C रेशियो को मेंटेन करने के लिए सेल डिवाइड करती है। तो आपका सेल साइकिल का टॉपिक हो गया, माइटोसिस हो गया, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस हो गया। अब आते हैं मियोसिस में। गिने चुने सवाल ही नीट में पूछे जाते हैं, और जितना मैं आपको यहां बता रहा हूं मैक्सिमम 90% ज्यादा सवाल सीधे सीधे आपको मिल जाएंगे नीट में। तो इसलिए कम से कम इतनी बातें तो ध्यान ही रखनी है। तो चलिए मियोसिस की शुरुआत करते हैं, जिससे रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। मियोसिस की अगर हम बात करें, जिस सेल में मियोसिस होती है उसे मियोसाइट कहते हैं, पेरेंट सेल। और इस मियोसाइट हमेशा ट्विन डिप्लॉयड होगी। हैप्लॉयड सेल में मियोसिस हो ही नहीं सकता है। माइटोसिस हैप्लॉयड में, डिप्लॉयड में, कहीं भी हो सकता है, लेकिन मियोसिस केवल डिप्लॉयड में होगा, हैप्लॉयड में नहीं होगा। तो मियोसिस होने से बेटा 4 सेल बनेंगी, और ये जो 4 सेल बनेंगी इन्हें गैमीट कहेंगे, डॉटर सेल। पेरेंट में 2n यानी 46 क्रोमोसोम, अगर ह्यूमन की बात करें, तो डॉटर में n यानी 23 क्रोमोसोम होंगे। चूंकि पेरेंट की तुलना में क्रोमोसोम का नंबर कम हो गया, इसलिए मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। और ये मियोसिस केवल और केवल एक काम के लिए, गैमेटोजेनेसिस के लिए, गैमीट बनाने के लिए। माइटोसिस तो ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, रीजनरेशन के लिए, लेकिन मियोसिस केवल और केवल ऑर्गेनिज्म में गैमीट बनाने के लिए है। माइटोसिस में अगर पेरेंट में 46 क्रोमोसोम है तो दोनों डॉटर में भी 46 होंगे, इसलिए उसे इक्वेशनल कहते हैं। एंड मियोसिस इज द रिडक्शन डिवीजन। अब यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 घटनाएं होती हैं, गैमीट फॉर्मेशन एंड गैमीट फ्यूजन। तो गैमीट बनते हैं, देखो मियोसिस के द्वारा गैमीट बनते हैं और गैमीट फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन, जिससे जाइगोट बनता है, और जाइगोट में माइटोसिस होने के बाद ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब जो मियोसिस है ये डबल डिवीजन है, इसमें 2 बार डिवीजन होता है न्यूक्लियस का और 2 बार साइटोप्लाज्म का। इसीलिए हम इसे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में डिवाइड करते हैं। तो देखो, एक मियोसाइट है जिसमें 4 पिकोग्राम डीएनए है और 46 क्रोमोसोम। पहले मियोसिस 1 होगी जिसमें 2 सेल बनेंगी, और इसी मियोसिस 1 के दौरान क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा, यानी यही रिडक्शन डिवीजन है मियोसिस 1। 46 क्रोमोसोम पेरेंट में थे, डॉटर में 23 बचे। डीएनए का अमाउंट 4 पिकोग्राम था, डॉटर में 2 पिकोग्राम बांट दिया गया। ये 2 सेल बनी, डायट कहते हैं। अब मियोसिस 2 जो होता है ये माइटोसिस के इक्विवेलेंट होता है, यानी अब कोई भी क्रोमोसोम का नंबर कम नहीं होगा। 23 क्रोमोसोम पेरेंट में है, अब डॉटर में भी 23 ही रहेंगे। अब यहां 2 सेल से 4 सेल बनेंगी, जिन्हें टेट्राड या गैमीट का नाम दिया जाएगा। और आप देखो, इस सेल से 2 डॉटर सेल बनी, दोनों में डीएनए का अमाउंट 23 ही, मतलब सॉरी, क्रोमोसोम का नंबर 23 ही है। डीएनए का जो अमाउंट है वो बराबर बराबर बांट दिया गया। तो इस तरीके से आप ये
एक ओवरव्यू समझ सकते हैं मियोसिस का, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जीवन फेज से हम अगर शुरू करते हैं पढ़ना, तो जीवन के बाद एस फेज आती है जहां डीएनए रेप्लिकेशन होता है, फिर G2 फेज आती है, फिर मियोसिस 1, फिर इंटरकाइनेसिस और फिर मियोसिस 2। इंटरकाइनेसिस के दौरान कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन मियोसिस 1 के पहले फेज में हो जाता है। मियोसिस में 2 बार डिवीजन हो रहा है, 2 बार कैरियोकाइनेसिस, 2 बार साइटोकाइनेसिस, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन केवल 1 बार होता है। मियोसिस 1 या 2 के बीच में कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मियोसिस में 2 बार डिवीजन हो रहा है, एक मियोसिस 1, दूसरा मियोसिस 2। मियोसिस 1 में फर्दर 2 फेज है, कैरियोकाइनेसिस 1 एंड साइटोकाइनेसिस 1। मियोसिस 2 में कैरियोकाइनेसिस 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2, यानी 2 बार आप देखो न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है और 2 बार साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है। जो कैरियोकाइनेसिस 1 उसकी 4 फेज है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ऐसे ही कैरियोकाइनेसिस 2 में भी 4 फेज है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। अब जो प्रोफेज 1 है, इसमें फर्दर 5 सब फेजेस पाई जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग मियोसिस 1 में पढ़ने जा रहे हैं। उसमें पहले कैरियोकाइनेसिस 1, कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोमल बिहेवियर के आधार पे इससे 5 सब फेजेस में डिवाइड किया गया। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। निमोनिक है, लता जरा पानी दे दो। इससे आप इसको सीक्वेंस में याद कर सकते हैं, नीट में बहुत सवाल पूछा जाता है। अब करिए जो प्रोफेज है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का, मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है, ये माइटोसिस के प्रोफेज की तुलना में ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा लॉन्गर है, लंबी अवस्था है। तो इसको हमने फर्दर डिवाइड कर लिया 5 फेजेस में, ताकि आसानी से हम समझ पाए, और सवाल भी इन्हीं से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या होगा। लेप्टोटीन, लेप्टोटीन चूंकि प्रोफेज की पहली अवस्था है, और प्रोफेज में तो आप जानते हैं क्रोमेटिन कंडेंस होता है, तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर ग्रेजुअली विजिबल, धीरे धीरे क्रोमोसोम दिखाई देने लगेंगे अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। जाइगोटीन में क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, बहुत पूछा जाता है, और पेयरिंग का जो प्रोसेस, इसे सिनेप्सिस कहा जाता है। तो सिनेप्सिस बहुत पूछा था, कहां होता है, जाइगोटीन में, और जो सिनेप्सिस कराने में हेल्प करता है उसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी जाइगोटीन में हो रहा है। सिनेप्सिस की अगर हम लोग बात करते हैं, यहां देखो आप, होमोलॉगस क्रोमोसोम आपको दिखाए गए, और होमोलॉगस क्रोमोसोम जो यहां पर होते हैं, जैसे हमारे पास क्रोमोसोम 46 है, 23 पेयर। तो जैसे क्रोमोसोम 1 पेयर हम कहें, पहला पेयर क्रोमोसोम का, तो क्रोमोसोम नंबर 1 हमारे पास 2 होंगे, एक मदर से आए, एक फादर से आए। जो मदर वाला होता है उसे हम लोग मैटरनल के नाम से जानते हैं, और जो फादर वाला होता है उसे पैटर्नल के नाम से जानते हैं। क्रोमोसोम 2 भी हमारे पास 2 हैं, एक मम्मी से आए, एक पापा से आए। क्रोमोसोम 3 भी 2 हैं, क्रोमोसोम 4 भी 2 हैं, क्रोमोसोम 5 भी 2 हैं। तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 1 पापा वाला और क्रोमोसोम नंबर 1 मम्मा वाला, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम, या बाइवैलेंट या टेट्राड। और अगर हम क्रोमोसोम 1 को दूसरे क्रोमोसोम से कंपेयर करें तो उन्हें नॉन होमोलॉगस कहेंगे। तो जो सिनेप्सिस हो रही है उसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयरिंग करने लगते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम जो हमारी सेल के अंदर है वो 23 पेयर बना लेते हैं। इसी को सिनेप्सिस कहा जाता है, और इसमें सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हेल्प करता है। अब पैकिटीन स्टेज में आ गए। लेप्टोटीन और जाइगोटीन की अगर हम बात करें, तो लेप्टोटीन और जाइगोटीन की तुलना में जो पैकिटीन स्टेज है ज्यादा लॉन्गर होती, पैकिटीन ज्यादा लॉन्गर स्टेज होती लेप्टोटीन और जाइगोटीन की तुलना में। और बाइवैलेंट आर नाउ क्लियरली विजिबल एज टेट्राड। ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम या बाइवैलेंट है ना, ये टेट्राड के फॉर्म में ज्यादा अच्छे से नजर आते हैं पैकिटीन में। बाइवैलेंट या टेट्राड कहां बनता है, जाइगोटीन में। बाइवैलेंट टेट्राड के फॉर्म में क्लियरली कहां नजर आते हैं, पैकिटीन में। बाइवैलेंट का मतलब होता है, बाइवैलेंट, बाई मतलब 2, यानी 2 क्रोमोसोम होमोलॉगस। टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, 4 क्रोमैटिड। ठीक है। अब यहां पर
क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर या इसी को रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या होते हैं? एक क्रोमोसोम की जो दो क्रोमैटिड होती है उन्हें सिस्टर कहते हैं, और इन दो क्रोमैटिड की बात करें तो सिस्टर है, लेकिन होमोलॉगस क्रोमोसोम की क्रोमैटिड को अगर आप कंपेयर करते हैं, दीज आर नॉन सिस्टर। तो ध्यान रखिएगा, क्रॉसिंग और पैकिटीन में होती बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर बहुत 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 पूछा जाता है, और इस क्रॉसिंग ओवर में रिकॉम्बिनेज एंजाइम हेल्प करता है, साथ ही साथ यहां रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी बनते हैं। तो एग्जाम में यह भी पूछा गया रिकॉम्बिनेज एंजाइम किस स्टेप में आता है, तो आप कहोगे पैकिटीन स्टेज में आएगा। ये क्या करता है? रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करता है। एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम अपने कुछ हिस्से को बदल लेते हैं। ये देखो, क्रोमोसोम 5 का कुछ हिस्सा, ये क्रोमोसोम 5 पैटर्नल है और ये मैटरनल है, इन्होंने अपने हिस्से को एक्सचेंज कर लिया, गिफ्ट दे दिया एक दूसरे को, ये तुम लो और उन्होंने इनको दे दिया। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर इज द रिकॉम्बिनेशन, दिस इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब आते हैं डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन की शुरुआत होती है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के डिसोल्यूशन से, गलने से, घुलने से, गायब होने से। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जाइगोटीन में। कब डिसॉल्व होता है? डिप्लोटीन में। बहुत पूछा जाता है। अब जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है तो होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक जगह पर जुड़े रह जाते हैं जहां क्रॉसिंग और हुई थी, और यहां पर एक्स शेप के स्ट्रक्चर बनते हैं जिन्हें क्याज्मेटा कहा जाता है। बहुत पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है सिनेप्सिस जाइगोटीन में, क्रॉसिंग ओवर पैकिटीन में, क्याज्मेटा फॉर्मेशन डिप्लोटीन में। एकदम सुपरहिट क्वेश्चन है, इनके बिना पेपर बनता ही नहीं नीट का, हमेशा ही पूछा जाता है। इन सम वर्टिब्रेट जैसे एम्फीबियन की बात करें, डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर इन ओसाइट। नॉर्मली डिप्लोटीन स्टेज कुछ मिनट की होगी, लेकिन एम्फीबियन के ओसाइट में, ओसाइट का मतलब एग को बनाने वाली सेल, इनमें कई महीने या कई साल तक चलती है डिप्लोटीन स्टेज। डायाकाइनेसिस। टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्मेटा। क्याज्मेटा कब बनता है? डिप्लोटीन में। और कब टर्मिनलाइजेशन होता है? डायाकाइनेसिस में। क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड। क्रोमोसोम पूरी तरह कंडेंस हो चुके क्योंकि प्रोफेज के अंत पे हम आ गए हैं। एंड न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर, क्योंकि ये प्रोफेज की अंत अवस्था है। अब मेटाफेज 1 में आ जाएंगे। मेटाफेज में आप जानते हैं सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर अरेंज होते हैं, लेकिन यहां पर होमोलॉगस क्रोमोसोम इक्वेटर पर अरेंज होंगे, वो ध्यान रखना है, और अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर आके अटैच कर जाएंगे। लेकिन यहां ध्यान दो, तो एक बाइवेलेंट में एक क्रोमोसोम एक पोल से अटैच और इसका होमोलॉगस पेयर दूसरे पोल से, एक क्रोमोसोम एक पोल से, इसका होमोलॉगस पेयर दूसरे पोल से अटैच है, यानी एक एक काइनेटोकोर सबका फ्री है। और ये जब स्पिंडल फाइबर पोल की तरफ खींचेंगे तो पूरा पूरा क्रोमोसोम चला जाएगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा। तो एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर डू नॉट स्प्लिट, बहुत पूछा जाता है। एंड होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल। सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं होती हैं। तो भैया यहाँ 4 क्रोमोसोम इक्वेटर पे हैं, एक पोल पे 2 चले गए, दूसरे पोल पे 2 चले गए, तो दो दो क्रोमोसोम पोल पे चले गए एनाफेज में, और टेलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएंगे और दो दो क्रोमोसोम आ गए। टेलोफेज में थोड़ा बहुत डिकंडेंसेशन हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। वो इंटरफेज की तरह डिकंडेंसेशन अभी नहीं होगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है, अभी मियोसिस 2 भी आना है। और आप देखो, हम सेल में 4 क्रोमोसोम लेके चले थे, जिस सेल में हम मियोसिस कर रहे हैं उसमें हमने 4 क्रोमोसोम मान के रखा है। 4 क्रोमोसोम यहां पर, 4 क्रोमोसोम हमने जो माइटोसिस पढ़ी थी उसमें भी, और यहां भी 4 हमने माना है। तो 4 क्रोमोसोम एक सेल में है। और जब टीलोफेज में हम गए बेटा, तो देखो दोनों पोल पे दो दो क्रोमोसोम न्यूक्लियाई के अंदर। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ है। और फिर साइटोकाइनेसिस 1 आएगी, साइटोप्लाज्म का बंटवारा होगा और 2 सेल बन गई डायड, और दोनों में देखो दो दो क्रोमोसोम है। पेरेंट में 4 थे, 2 डॉटर बनी, दो दो क्रोमोसोम, नंबर आधा हो गया। तो एक्चुअली मियोसिस 1 ही रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस 2 पे चलते हैं। मियोसिस 2 इक्विवेलेंट टू माइटोसिस, यानी मियोसिस 2 तो पढ़ना ही नहीं भैया, एकदम माइटोसिस है।
एकदम इक्वेशनल डिवीजन ही है। और यहां पर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में थोड़ा सा एक गैप आता है जिसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं, शॉर्ट लिव्ड है और इस दौरान कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। मियोसिस 2 माइटोसिस की तरह है और इसमें कैरियोकाइनेसिस 2 में हम चलते हैं। इसमें मियोसिस 2 में दो फेज होंगे, कैरियोकाइनेसिस 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2। कैरियोकाइनेसिस 2 में चार फेज होंगी, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। फिर कैरियो साइटोकाइनेसिस 2 आ जाएगा। तो प्रोफेज 2 में कंडेंसेशन होगा, अगर थोड़ा बहुत डीकंडेंसेशन हुआ है। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर, जैसा आप माइटोसिस में पढ़ रहे थे। मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर एंड स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। एनाफेज 2 में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर माइटोसिस और मियोसिस दोनों में होती है। माइटोसिस में एनाफेज में और मियोसिस में एनाफेज 2 में बहुत पूछा जाता है। एंड क्रोमैटिड मूव टू द अपोजिट पोल। अब चूंकि सेंट्रोमियर टूट गया इसलिए क्रोमोसोम का जो नंबर है अब चेंज नहीं होगा। टीलोफेज 2, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर और डीकंडेंसेशन हो जाएगा। और फिर साइटोकाइनेसिस 2 होगी, चार हैप्लॉइड सेल यानी गैमेट बन जाएंगे जो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। और फिर आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस वेरिएशन क्रिएट करता है और वेरिएशन का इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मियोसिस की अगर हम बात करें तो मियोसिस की वजह से पेरेंटल जनरेशन और अगली जनरेशन में क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है। अगर माइटोसिस से गैमीट बनते तो जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। यानी मियोसिस दो जनरेशन में या जनरेशन टू जनरेशन में क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रखता है। भाई हमारे पास हमारे मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा, पिछली 50 पीढ़ियों से ह्यूमन में क्रोमोसोम का नंबर 46 ही कांस्टेंट बना हुआ है ड्यू टू मियोसिस। जबकि प्रोसेस करा मियोसिस क्रोमोसोम का नंबर आधा कर देता है, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन मियोसिस क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट भी रखता है। माइटोसिस अगर होता गैमीट बनाने के लिए तो जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता। तो मियोसिस मेंटेन द कांस्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की बात हो गई। यहां आपका डे 5 में कंप्लीट होता है सेल जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यानी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट आपकी कंप्लीट होती है। अब डे 6 पे हम लोग कवर करेंगे जेनेटिक्स और उसमें पहला चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हम उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं जिस हिसाब से एग्जाम में ज्यादा वेटेज वाले कुछ टॉपिक हैं उनको हम पहले कवर कर रहे हैं यहाँ पर। तो सेल हमने पढ़ लिया, अब इसके बाद जेनेटिक्स पे हम चलेंगे, जेनेटिक्स के बाद हम बायोटेक पे चलेंगे। एकदम लिंक्ड हैं जो टॉपिक उनको पहले हम लोग कवर करेंगे। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो क्रैश कोर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में गंगवार इंस्टीट्यूट के ऐप पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन में गंगवार इंस्टीट्यूट लखनऊ में इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये टॉपिक जो मैं यहां पर आपको कवर करा रहा हूं इसी को मैं क्लास में कंप्लीटली आपको रिवाइज कराऊंगा। अब जब हम लोग डे 6 में आएंगे तो डे 6 में पिछले जो 3 चैप्टर हमने पढ़े उनको रिवाइज करेंगे, यानी सेल हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हो गया। जब डे 5 में आप आओगे तो डे 5 में हम लोग कवर करेंगे सेल, बायोमोलिक्यूल एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो जैसे जैसे आगे चैप्टर बढ़ते जाएंगे पुराने टॉपिक को भी हम एकदम रिवाइज करते हुए चलेंगे ताकि नीट के एग्जाम तक चीजें आपके एकदम टिप पे याद हो जाए। आपको बायोलॉजी में ज्यादा एफर्ट आपको लगाना ना पड़े ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एग्जाम में आप टाइम बचा पाए। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहें, टेस्ट देते रहें, अच्छी तरीके से रिवीजन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।